यूनिट एंड मेजरमेंट की प्रक्रिया को धीरे धीरे हम निपटाते जा रहे हैं। ज़्यादा बोर न करते हुए काम की बात पे आता हूँ। मैंने पिछली क्लास आपको एरर एंड एनालिसिस पर बताई हुई है। एरर में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिनमें एरर हो। अब आज की बात करने वाले हैं हम। उससे पहले आप एक चीज़ समझिए, जैसे मान लो आपके पास कोई एक स्केल है और इस स्केल में आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं। 5 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप लिखते जाइए, छोटे छोटे डंडे बनाइए। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 7 कर लीजिए। ऐसे आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, ये स्केल है, मैंने छोटा सा भाग यहाँ उठाया है। और देखो आपके पास मेजर करने के लिए जैसे ये मार्कर ही होता है, स्केल से आप इस मार्कर को मेजर कर रहे होते तो आप देखते कि अगर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर एग्जैक्टली अगर इनकी लिखना चाहो मेजरमेंट तो आप कैसे लिखोगे? देखो ये 6 है, ये 7 है। अब ये आ गया आपका 5, ये सेंटीमीटर चल रहा है स्केल में। इसके बाद ये मिलीमीटर का नंबर लगा है, तो आप लिखेंगे 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन एक इंसान लिख रहा है 6.6 सेंटीमीटर, एक लिख रहा है 6.55 सेंटीमीटर। इनमें ज़्यादा एक्यूरेट आप किसको कहेंगे? क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं ना इसका मेजरमेंट, आप अगर किसी भी चीज़ को ऐसे नाप रहे हैं स्केल से तो आप ये देखेंगे कि ये इसका एंड जो है वो 5 और 6 के बीच में आ रहा है। ना तो प्रॉपर ये 5 है ना प्रॉपर 6 है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर ऐसे 6.5 और 6.6 लिखने वाला और उनमें 6.55 लिखने वाला, इनमें ज़्यादा एक्यूरेट कहूँगा मैं कि ये 6.55 वाला है। और अगर मैं कुछ और चीज़ों पे बात करूँ, जैसे मैं ये कहूँ कि ये 6 सेंटीमीटर वाली लंबाई चल रही है, तो यहाँ तक मैं कन्फर्म हूँ, हाँ 6 है। 5 तक मैं भी कन्फर्म हूँ मैं, क्योंकि 6 पे मैं प्रॉपर पहुँचा नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ तक कन्फर्म हूँ, लेकिन इस वाले 5 के लिए मैं कन्फर्म नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ मेजरमेंट में है ही नहीं। हो सकता है कि ये 4 हो सकता है ये 6 हो, 5 और तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान इसे 6.56 लिख रहा हो, कोई लिख रहा हो 6.57, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो जब ऐसे लिखा जा सकता है तो यहाँ तक मैं कन्फर्म था, आगे मैं कन्फर्म नहीं हूँ। तो ये कन्फर्म होना यही कहलाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे फिगर्स या ऐसे डिजिट किसी भी मेजरमेंट में जिनके लिए हम कन्फर्म हो वो कहलाते हैं आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो अब जैसे ये 6 और ये 5 और ये 5, यहाँ पर आपके लिए ये 6 होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट, SD लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, एक बार यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ सिग्निफिकेंट। ठीक है, डिजिट। कभी कभी इनको सिग्निफिकेंट फिगर भी कह दिया जाता है, एक ही बात है, बात का मतलब बस शॉर्ट में इस्तेमाल SD या SF करने वाला हूँ मैं। ठीक, तो देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट हम किसके लिए ज़्यादा श्योर हैं वो हो गया मोस्ट सिग्निफिकेंट, जिसके लिए सबसे कम श्योर हैं वो हो जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट, यानी कि ये लास्ट वाले नंबर के लिए हम सबसे कम श्योर हैं तो हम इसे लिखेंगे LSD। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जिन कैलकुलेशन में हम प्योर श्योर चल रहे हों वो कहलाएंगी सिग्निफिकेंट। जैसे मैं कहूं कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ है, ऐसे कह दिया किसी ने, और किसी ने कहा कि वो 135 करोड़ 74,84,572 ऐसे करके कहा किसी ने। कोई प्रॉपर ऐसे करके गिनती गिन रहा है, एक एक इंसान को इसने गिना है, किसी ने अंदाजे से कहा है। तो आप ये देखकर ही समझ सकते हैं कि जिसने 135 करोड़ सीते कहा है और जिसने एक एक इंसान को गिना है, तो इनमें आप श्योर शॉर्ट इस कैलकुलेशन के प्रति ज्यादा होंगे, इसके प्रति कम होंगे। तो ये वाली कैलकुलेशन और इस वाली कैलकुलेशन में आप कहेंगे कि यहां मैं श्योर ज्यादा हूं। तो इसीलिए पहला रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स। ठीक है, अब मैं इसको मिटा के आपको रूल बाय रूल पॉइंट बाय पॉइंट लिखाता हूं कि सिग्निफिकेंट की इन्हीं बातों से जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, इन्हीं के हिसाब से कैलकुलेशन को सही करने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, जिन रूल के आधार पर हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिसाइड करेंगे। अब आगे की फिजिक्स में जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे वो जो मैं रूल बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने के, आपको वही काउंट करके चलने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए काम की बातों का, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं आपको बात बता रहा था इंडिया की पॉपुलेशन गिनती के एक एग्जाम्पल से, तो आपको पहला रूल उससे समझ में आता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है बच्चों, ठीक जैसे मैंने आपके सामने ये यहाँ पे लिख दिया है 1
5 6 7 4। आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, आप आराम से कह सकते हैं 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक, पहला रूल। देखो यहाँ तक रूल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे दूसरी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने ऐसे नंबर लिखा हो 0 0 0 2 5, तो ये जो आगे वाले जीरो हैं, ठीक, तो वो क्या होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं जो आगे जीरो लगे हों। अब आपके सामने भले ही ऐसी कैलकुलेशन लिखी हो 0.0015, तो आप यही कहेंगे कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आगे वाले जीरो का पॉइंट लगा हो तो भी, पॉइंट नहीं लगा हो तो भी कोई महत्व नहीं होता। ठीक, दूसरा रूल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 2 हो गए, तीसरा लिखता हूँ एंडिंग जीरो। देखो जैसे लिखा है 6 4 और इसके पीछे इतने सारे जीरो लगे हैं, तो ये भी कहलाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट। कौन से? एंडिंग जीरो। एंडिंग जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये तो मैं आपको पहले ही अभी बता रहा था कि 135 करोड़ आपने जनसंख्या लिखी हुई है, उसमें पीछे के जीरो तो आपने ऐसे ही ऐसे मोटा मोटा राउंड ऑफ फिगर कर दिया है बस। तो ये पीछे के जो जीरो होते हैं इनका भी सिग्निफिकेंट में कोई रोल नहीं होता। कब तक? जब तक डेसिमल ना लगा हो तब तक। अब आपके पास ऐसे गिनती लिखी जाए, देखो 4th रूल, डेसिमल लगा के मैं लिखे दे रहा हूँ 120.0। तो अब बच्चों इसमें पॉइंट के बाद अगर ऐसे जीरो लग गया है ना, अब ये सिग्निफिकेंट डिजिट कहे जाएंगे। और जो बीच वाले जीरो होते हैं, ट्रैप्ड जीरो इन्हें कह सकते हैं, ट्रैप्ड जीरोस, ये तो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये आपके सामने जो ट्रैप्ड जीरो आ गए, यानी कि 120.0 में ये जो बीच में जीरो आ गया ना, ये भी सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। पॉइंट के बाद ये जीरो लग गया, ये भी सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। तो इसमें आप कहेंगे टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब आपको मैं 4 बातें पूछ लूँ, आप मुझे बता दीजिए इनमें कौन कौन सिग्निफिकेंट कितने फिगर होंगे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके। मैंने आपके सामने लिख दिया है 00506। आप बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। दूसरी कैलकुलेशन में आपके सामने लिख रहा हूँ 206000। ये एक लिख दी मैंने कैलकुलेशन, एक लिख दी 2001, ये बता दीजिए आप, और 0.005। इसमें आप बता दीजिए चारों में कितने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जल्दी से स्क्रीन पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आगे वाले जीरोस का कोई रोल नहीं होता है, बीच वाले जीरो काम में गिने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। अब आपके पास ये कैलकुलेशन है, पीछे वाले जीरो के आगे कुछ भी नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप इसमें कहेंगे यहाँ पे भी आपके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ऐसे ही ये वाली ट्रैप्ड जीरो यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट में गिने जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यहाँ पर आगे वाले जीरोस का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक आध रूल और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है आपका बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखो इसका मतलब क्या है उसे समझ लीजिए। जैसे आपके पास एक कैलकुलेशन लिखी हुई है 1.0 मल्टीप्लाई 10 to the power 10। ठीक, तो ये जो वैल्यू आई है ना 10 to the power 10, इसके लिए आपको कहेंगे, अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखते तो आप लिखते 1 0 और इस पे और 0 लगा देते, 9, कम ज़्यादा ना हो जाए, देख लीजिए। ठीक है भाई, ऐसे लगा देते तो आप देखते कि आगे वाली डिजिटें किसी काम की नहीं है, सिर्फ इसमें ये 2 डिजिट काम की हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ रही है वो नॉन सिग्निफिकेंट कही जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है भाई, अब देखो और ध्यान दें, सिग्निफिकेंट फिगर्स और कैसे लिखते हैं कि इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे कि कांस्टेंट नंबर हों, कांस्टेंट नंबर्स और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो या फिर आपको एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करके वैल्यू दे दी गई हो, वो सारी की सारी वैल्यू आपकी
इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखती हैं। अब ये बात कैसे कह रहा हूं मैं, ये आप समझने की कोशिश करें। मतलब उसका हर एक डिजिट अपने आप में एक प्रैक्टिकल वैल्यू रखता है, उसमें इसीलिए कहे जाते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे आपसे कह दिया मैंने कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें अब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप कहेंगे इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। आपसे कहा था स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो आप ये नहीं कहेंगे इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, आप कहेंगे इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जो वैल्यू कांस्टेंट है, जो आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दे दी गई हैं, क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंट किया गया है और एक एक डिजिट पर बारीकी से सॉल्व करके गए। देखो कोई भी कैलकुलेशन जब लिखी जाती है, हम लोग तो 2 डिजिट के बाद भाग देना छोड़ देते हैं, लेकिन जब साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो वो लगभग कम से कम 40-50 डिजिट तक डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करते हैं, तब जाकर के कोई एक्यूरेट वैल्यू लिखते हैं। और 40-50 नंबरों तक वो वैल्यू सही आती रहे तो फिर वो अनंत तक फिर सही आती रहती है, वो ये मान लेते हैं। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू में यहाँ पर जैसे मैंने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लिख दी 6.023 × 10⁻23, आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, आप कहेंगे इसके पास अनंत सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में इतने रूल समझ पाए होंगे। अब सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-4 क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन ट्राई करने के लिए कुछ भी नहीं, एक PDF यहाँ पर मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप क्वेश्चन ट्राई करते रहें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए डाले हुए हैं, टेलीग्राम की लिंक डाल रहा हूँ, आप बस केवल मुझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, मैं आपको हमेशा बताने के लिए तत्पर हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ मतलब अप्रोक्स वैल्यू लिखना, मतलब आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन देख के तब आपको सही से समझ में आएगा राउंड ऑफ करना क्या होता है। जैसे आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है 6.456, ठीक, अभी थोड़ी सी सिंपल वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं। 6.49 ऐसे लिखी हुई है, आपसे कहा इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लिखिए। अभी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके पास? 3 हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे, इसका राउंड ऑफ करके जो सिंपल वैल्यू लिखना चाहेंगे वो लिखना चाहेंगे 6.5, क्योंकि 4 से जो अगला नंबर है, देखो 2 तक लिखना चाह रहे हो ना, तो 4 से अगला नंबर देखते हैं। हम ये देखते हैं कि 4 से अगला नंबर अगर 5 से बड़ा हो तो 1 बढ़ा के लिख देते हैं। ऐसे लिखा हो 6.46, तो आप क्या लिखोगे बच्चों? 6.5, ठीक। अगर आपके पास लिखा हुआ है 6.47, तो भी आप 6.5 ही लिखने वाले हैं। अब आपके पास लिखा हुआ है 6.43, तो आप इसके लिए लिखने वाले हैं 6.4 ही सिर्फ, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर 6.4, आपको मालूम है कि अगर जहाँ तक आप लिख रहे हैं उससे अगला नंबर 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा के लिख दीजिए, और 5 से छोटा है तो फिर जितना है उतना का उतना ही लिख दीजिए। लेकिन अगर 5 है तो 5 है तब थोड़ा सा आपको डाउट आता है। जैसे मान लो आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है 6.45, ठीक। अब फिर देखेंगे आप 5 से आगे कोई नंबर है कि नहीं। जैसे मैंने इस वाले केस को ऐसे ना करके ऐसे कहा होता 6.5454 ऐसे लिखा होता ये। अब आपसे कहा इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप ये करते कि 6. अब यहाँ पे 5 आ गया है, देखो 5 से ज़्यादा नंबर होता ये 4 के बाद तो श्योर आप 1 बढ़ा देते, 5 से कम होता तो क्या कर देते आप उतना का उतना ही 6.4 ही छोड़ देते। अब ये 5 आ गया है, जब 5 आ जाए तो उसके अगला नंबर देखो, अगला नंबर अगर 0 के अलावा कुछ भी है, यानी कि अगर यहाँ पर 6.451 भी हो, 6.456 भी हो, कितना भी नंबर हो, अगर 5 के बाद अगला कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो आप हमेशा 1 बढ़ा के लिखिए, आप इसका रिजल्ट 6.5 ही लिखेंगे। यहाँ पर भी आपका रिजल्ट 6.5 ही रहेगा, यहाँ पर भी आपका रिजल्ट 6.5 ही रहेगा। यानी कि राउंड ऑफ करते समय 5 से अगला नंबर कुछ भी होगा तो आप 1 डिजिट बढ़ा के लिखेंगे, लेकिन 5 के अगला नंबर 0 हो तब क्या करेंगे? 5 के अगला नंबर 0 होता है, ऐसे होता 6.5450। अब क्या करते हैं आप? अब आप ये ध्यान दे लीजिए, 5 के अगला नंबर अगर 0 है तो 5 से पिछला नंबर देखिए, 5 से पिछला नंबर अगर इवन है, इफ़ इवन, 5 से पिछला नंबर अगर इवन है तो आप ऐसा का ऐसा ही लिखा छोड़ देंगे, ये 6.4 ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन ऐसी होती कि ये होता 6.350, अब 5 से अगला नंबर देखा 0, अब 0 क्या है, फिर आप 0 से कुछ भी होने वाला नहीं तो पीछे देखिए, पीछे वाला अब की बार और दिखाई दे गया तो अब की बार 1 बढ़ा के लिख दीजिए। यानी कि अगर आपको देखो अगर 5 से आगे कोई नंबर है तो आपको 1 बढ़ा के लिखना है, 5 से आगे अगर 0 है तो ये बात ध्यान रखनी है कि पिछला क्या है। पिछला अगर इवन है तो ऐसे ही छोड़ देना है, पिछला अगर ऑड है तो 1
बढ़ा के लिख देना है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। राउंड ऑफ करते समय हमेशा यही चीज़ चलेगी। कोई भी कैलकुलेशन करते समय आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स का ध्यान रखेंगे। और क्यों रख रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर वीडियो एरर एनालिसिस की बताई हुई है, जिसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है कि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान नहीं देंगे तो कैलकुलेशन में एरर आ सकते हैं। हमें कैलकुलेशन के एरर से बचना है, क्योंकि हम फिजिक्स में एक एटम से लेके एक ब्रह्मांड तक की स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ बन सकती है। चलो यहाँ पर राउंड ऑफ करना आपको समझ में आ गया होगा। दो चार कुछ एग्जाम्पल कर ले रहे हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 1.526, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। आपके सामने लिख दिया है 25.465, आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। आपके पास लिखा है 5.465, इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है ना, यहाँ से यहाँ तक। आप देखेंगे 5 से अगला नंबर क्या है, 5 से कम है, तो इसको आप 1.5 ही लिखा छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे 4 सिग्निफिकेंट इतने में बनाना है, तो इसके बाद आप देखेंगे अगला नंबर 5 है। ठीक है, 5 आ रहा है तो फिर क्या गड़बड़ हो रही है, 5 से अगला देखते हैं। 5 से अगला देखते हैं तो 5 से अगला नंबर 0 है, तो फिर पिछला देखते हैं। पिछला क्या है, E1 है, तो ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे। ये हो जाएगा 25.46 ही रह जाएगा 4 सिग्निफिकेंट तक। इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है। यहाँ पे है 5.46, तो आप देखेंगे कि 5.46 के अगला नंबर 5 है, तो 5 के आगे क्या है, कोई नंबर है, हाँ 0 है। 0 है तो पिछला देखो, पिछला E1 है, तो 6 इतना ही लिखा छोड़ देंगे। ठीक है, अगर और होता तो एक बढ़ा के लिख देते। मुझे उम्मीद है कि ये राउंड ऑफ करना समझ में आ रहा होगा। लल्लू बातें हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा टफ काम है नहीं, बिल्कुल बच्चे लेवल की चीज़ें हैं। बस आपको याद बना रहा है ये 5 वाला रूल, बाद बाकी तो आप पहले से जानते ही हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट के बारे में इतना ही है। अब इसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से गुणा भाग जोड़ घटाई कैसे करते हैं उसे और देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला आप देख लें बच्चों, एडिशन का रूल। क्या कोई अगर डायरेक्टली यहाँ से बढ़ा के देना कहेगा, मास्टर जोड़ घटाए पढ़ाता है 11वीं में, हटाओ इसको। ठीक है, ऐसे हटा के चले भी जाते हैं बच्चे आजकल, हैं, वैसे भी कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, उन्हें मालूम पड़ गया है पेपरों में तो ऐसे ही पास हो ही जाते हैं, कोई वैल्यू रही नहीं है 11th-12th की। लेकिन ये ज्ञान की वैल्यू है, मैं पहले ही 1000 बार आपसे कह चुका हूँ। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप कहीं भी अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपका साथ नहीं दे सकती। यहाँ तक कि मेरे पास मेरी जो अभी तक की लाइफ की जर्नी रही है, इसमें जो जितना भी साथ मेरा किसी ने दिया है, वो जितना मैंने पढ़ लिया है उसी बात ने दिया, और किसी ने कितना भी साथ नहीं दिया। आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। कुछ समय तक ही तुम्हें लग रहा है कि मोनिका तुम्हारा साथ देगी, श्रीदेवी देगी, वो कुछ भी नहीं देने वाली है, ये पढ़ाई तुम्हारी देगी। चलो आगे बढ़ते हैं, खैर एडिशन पे आगे बात करते हैं। ठीक, जैसे आपके पास लिखी हुई है गिनती 25.40, और इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं 2.4। तो ऐड करते समय पर आप ये ध्यान देंगे कि डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, क्योंकि वहीं तक हम श्योर शॉर्ट होते हैं। अब इस कैलकुलेशन में आप अगर लिखना चाहें इसको, तो नॉर्मल इंसान क्या कैलकुलेशन करेगा, 0, 8, 7 और 2, ऐसे आपको नहीं लिखना है। आप देखेंगे इसमें पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है, एक डेसिमल तक ही आपको वैल्यू लिखनी है, इसलिए इसका आंसर आप सिर्फ और सिर्फ 27.8 ही लिखेंगे। इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें कम है, तो ये कैलकुलेशन आपकी सही नहीं मानी जाएगी, यही मानी जाएगी। तो एडिशन का एक क्वेश्चन और कर लीजिए, थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, फिर मैं बताऊंगा ये एडिशन का ये वाला रूल लगा क्यों रहे हैं हम आखिर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 125.63, ये लिख दिया 5.492, ऐसे ही मैंने लिख दिया है 6400.3। अगर मैं इन तीनों को ऐड करना चाहूँ तो आप ये देखेंगे कि डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम नंबर जहाँ है, आंसर उतनों में ही देना है। यहाँ 3 है, एक 3 लास्ट में एक ही डिजिट आ रहा है, तो बस यहाँ तक ही आंसर लिखना है। तो ऐड करेंगे तो ये हो गया 2, 12, 4, 4, 8, 14, 1, 6 और 5, 11, 1, 3, 5, 6। ठीक, तो आंसर इतना नहीं लिखना है, आंसर आपको पॉइंट के 1 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है। देखो 4 के आगे 2 चल रहा है, तो बस इतना लिखा छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 6531.4। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, अब जरा बात समझते चलें। क्वेश्चन भी इस पर ऐसे नहीं पूछ के, आपके जोड़ घटाए नहीं पूछता, सिर्फ आपसे कुछ कैलकुलेशन करवाता है। जैसे कहेगा कि आपके पास एक डिब्बा है बहुत बड़ा, और इसमें आप बाज़ार से कुछ सामान लेके आए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, आप चीनी खरीद के ला रहे हैं, एक बार चीनी तुलवा के लाए हैं आप,
सुनार की दुकान से, और वो वजन बैठा है आपका 10 किलो 545 ग्राम इतना। और दूसरी चीनी आप तौल के लाए हैं धर्म कांटे पे सीधी, और वो वजन बैठा है आपका 20.5, 20 किलो 560 ग्राम हो, 565 ग्राम वो 565 से और थोड़ा सा और आगे ज़्यादा हो, लेकिन वो 20 किलो 500 ग्राम ही बताने वाला है। वो 600 पे ही आगे कांटा बढ़ेगा। यहाँ पर आपको 3 डेसिमल प्लेस तक श्योर शॉर्ट हो आप पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पर 1 तक ही हो। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर चीनी अगर इसमें एग्जैक्टली जो मैं लिखता वो अगर ऐसे भी होती 546 ग्राम भी होती, तो ये भाई कितनी बता रहा होता, 500 ग्राम ही बता रहा होता। यहाँ पर डेसिमल के बाद अगले प्लेस से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब क्या 46 ग्राम की गड़बड़ तो कर बैठे पहले ही से हम। अब ये गड़बड़ यहाँ पर करी हुई है, तो अगर आप ये वाली चीनी इसमें और डाल रहे हैं तो पहले से ही गड़बड़ है, तो पूरी कैलकुलेशन में गड़बड़ तो रहने ही वाली है। इसीलिए गड़बड़ कहाँ तक चल रही थी, पहले डेसिमल प्लेस तक, तो जोड़ने के बाद भी गड़बड़ रहेगी ना रहेगी। ठीक, इसीलिए आप जब जोड़ते हैं तब ध्यान देते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस तक श्योर शॉर्ट हो, उतने ही डेसिमल प्लेस तक हमेशा आंसर लिखते हैं। अब ये जोड़ में सत्य है, गुणा करने में भी ये सत्य है भाई। हर एक काम में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन सब जगह पर आपका यही तरीका वैलिड होगा। पॉइंट के बाद जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे और गिनती सॉल्व करने के बाद भी उतने सिग्निफिकेंट तक ही आंसर देना होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें एक मल्टीप्लाई वाला और क्वेश्चन करे ले रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे सॉल्व करना है भाई। चलो मान लो मैं आपसे सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन के लिए 2-3 नंबर लिखे दे रहा हूँ, जैसे लिखे दे रहा हूँ यहाँ 54.2 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसका 1.62 से। ठीक है बच्चों, आप चलो इतना छोटा सा ही कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ तो मुझे पता चल गया है पहले ही कि यहाँ पॉइंट के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है इसमें, तो आंसर में भी सिर्फ एक ही रहना चाहिए। उतने तक आप ध्यान देंगे, बाद बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। अब देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.62 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 8 10 12 25 6 35 2 32। ठीक है, यहाँ पे और लिख लीजिए 2 4 5 4 8। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3। ये आपने ऐसे डेसिमल लगाया, तो अगर नॉर्मल इंसान आंसर लिखता तो ये लिखता, लेकिन आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने तक गिनती जो आ रही है वो यहाँ पर सबसे कम पॉइंट के बाद नंबर इस वाली वैल्यू में 1 है, तो आप आंसर में भी इतनी ही वैल्यू लिखने वाले हैं 8 तक। 8 के बाद 0 है, इसलिए राउंड ऑफ करके उतना ही बचेगा। ये आंसर आ जाएगा आपका 87.8। गौर करो, अगर ये आंसर आपका ऐसे आया होता वो 87.864, तो आप इसे लिखते 87.9। आपको सिर्फ पॉइंट के 1 डिजिट तक लिखना है और राउंड ऑफ करके लिखना, ये बात भी याद ध्यान देने ना। ठीक है भाई, और क्या ध्यान देना है, 3-4 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो। अगर आपके पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो 56.4 मल्टीप्लाई 23.987 मल्टीप्लाई बाई 20 ऐसे हो, तो आप पॉइंट के बाद आगे सारे डिजिट भूल जाइए। पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, पॉइंट तक तब ध्यान देना होता है। आपको ध्यान देना है इस वाली जहाँ पर सबसे कम पॉइंट के बाद डिजिट हों उस पर ध्यान देना। यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हों उनको राउंड ऑफ करके एक तरफ ले आइए, पॉइंट को अलग कर दीजिए। ऐसे ही आपको आंसर देना है। ये वाला जो पूरी कैलकुलेशन है उसने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आपने चीनी के डिब्बे में एक बिना तुली चीनी डाल दी, तो वो बची कुची अगर आप एग्जैक्टली सुनार की दुकान से भी तोल के लाए होंगे तो भी आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ तो हो ही चुकी है। यही सिग्निफिकेंट फिगर का असली उद्देश्य है कि एक एरर वाली जो मेजरमेंट होती है वो प्रॉपर सारी की सारी सही मेजर्ड वैल्यू की भी गड़बड़ बना देती है भाई। आप फॉर्मूला लिख रहे हैं F=ma, आपके पास अगर मान लो मास में एरर है, एक्सेलरेशन आप भले ही कितनी भी सीजीएम घड़ियों से आप तौल के लाए करके मेजर करके लाए हो, इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम में ऐसे सॉल्व किया हो आपने, फिर भी आपके मास में अगर गड़बड़ है तो फोर्स गड़बड़ आएगा ही आएगा भाई। प्रोडक्ट में किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ पैदा करने वाले को ही ध्यान में दिया जाता है, उसी पे प्रायोरिटी दी जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का असली उद्देश्य यही है। ये सिग्निफिकेंट फिगर गलतियों को बता रहा है। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ स्केल ली थी और उस स्केल में यहाँ 5 और 6 के बीच में नंबर जो आ रहे थे वही आपकी गड़बड़ियाँ बता रहे थे, क्योंकि आपके पास लीस्ट जो काउंट था यानी कि सबसे जो छोटी गिनती आपके पास थी इस स्केल में वो 1 मिलीमीटर थी। इसीलिए हमने 2 और डिवाइसेस का इंतजाम किया है। एक डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलिपर्स, एक का नाम है स्क्रू गेज। ये दोनों डिवाइसेस के बारे में मैं आपको अभी डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये दोनों डिवाइस कैसी होती हैं अभी मैं आपको 1 सेकंड थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूँ।
तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि जब स्केल से हम मेज़र कर रहे होते हैं तो गड़बड़ियों के चांस ज़्यादा होते हैं। तब मेज़र करने के लिए हमने एक और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है। पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये मेरे हाथ में जो डिवाइस है उसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं। यहाँ पर हम इसके स्लाइड करते जाते हैं और इसमें स्केल जो आपकी चल रही है, नॉर्मल स्केल, आप देख लीजिए ज़रा, ये नॉर्मल स्केल है, उसके ऊपर ये स्लाइड करती हुई एक और स्केल चल रही है। ये मैं डिटेल में आपको एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। और इससे भी शानदार जो स्केल होती है वो होती है ये स्क्रू गेज। इसमें ऐसे करके कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को मेजर यहाँ पर करके फंसा करके मेजर कर लिया जाता है। ये दोनों डिवाइसेस बड़ी काम की हैं। ये आपकी जहाँ पर लीस्ट काउंट आप 1 मिलीमीटर तक ही छोटा से छोटा माप सकते हैं। इसकी मदद से आप छोटे से छोटा 0.1 मिलीमीटर तक माप सकते हैं और इसकी मदद से आप 0.01 मिलीमीटर तक माप सकते हैं। ये स्केल से ज़्यादा एक्यूरेट ये है और इसका भी माप ये है। देखने में छोटा है लेकिन है बड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइसेस अच्छे मेजरमेंट, अच्छी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। IIT JEE के पेपर में भी हर बार एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आता ही है, तय है ये, मान लीजिए आप बिल्कुल। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वर्नियर और स्क्रू गेज पे से कहीं ना कहीं से। ठीक है, IIT JEE नहीं, मेंस और नीट के पेपरों में भी इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए ये दो डिवाइसेस जब मैं पढ़ाऊँ प्रॉपर, आप देखो अगर खरीद भी लो एक क्वेश्चन के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, 100 200 500 रुपये में ये सब दोनों डिवाइसेस आ जाएंगी। या फिर सैंपल के लिए आप मुझसे संपर्क करना चाहें तो मैं घर आकर के तो किसी को दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं प्रॉपर वीडियो में आपसे कोशिश करूंगा कि आगे इसको डिटेल में समझाऊं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।